सदियों के बाद एक बार फिर माइट इज राइट का उसूल और कुव्वत की हुक्मरानी रिवाज पा रही है। बज़ाहिर अमेरिका ने वेनेजुएला के ऑयल, गैस और नेचुरल रिसोर्सेज पर कंट्रोल संभाल लिया है, बाज लोग कहते हैं कैप्चर कर लिया है। वेनेजुएला के सदर को उनकी अहलिया समेत सदारती महल के अंदर तहवील में लिया गया। मौजूदा तारीख के इस गैर मामूली रिजीम चेंज में अमेरिकन CIA का सबसे अहम किरदार था। We could not have done this mission without the incredible work by various intelligence agencies, including the CIA. प्रेसिडेंट ट्रंप ने सारी कार्रवाई बिल्कुल ऐसे देखी जैसे वो कोई टीवी शो देख रहे हो। चंद घंटों में प्रेसिडेंट निकोलस माडुरो को न्यूयॉर्क मुंतकिल किया गया और वेनेजुएला की नायब सदर ने आईनी तौर पर उबूरी हुकूमत संभाल ली। ग्लोबल साइलेंस ने पूरी दुनिया को शजदर कर दिया है। जी हाँ, इस पूरे वाक़े ने सबसे चौंका देने वाला सिनेरियो अमेरिकी एक्शन के साथ दुनिया का रिस्पॉन्स भी है। The first hit to this international world order was the Russia-Ukraine war, then the Israel response to the Hamas attacks, and this is going to be a more conflict-ridden world of wars rather than world war, क्योंकि nuclear power होने का बहुत बड़ा clear differentiation factor है in this world. जिस तरह से US बिल्डोज कर रहा है, अभी वो ग्रीनलैंड की भी बात कर रहा है, तो यूरोप इस ह्यूज इकोनॉमी एंड कॉन्टिनेंट एंड ऑल साउंड्स हेल्पलेस। People have been warning Europe for a while about that. In fact, Russia-Ukraine should have been a big wake-up call. Germany अब पैसे लगा रहा है डिफेंस पे, but they are far behind everybody else. चाइना ठंडा बैठा है, वहाँ पे लोग ताइवान की बात कर रहे हैं, रशिया में लोग यूक्रेन की बात कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है ये बिग पावर्स ने भी कुछ डिवीजन कर लिया है। ये रशिया-यूक्रेन सेटलमेंट इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट रशिया's डिमांड, जिसमें रशिया विल टेक ओवर यूक्रेन लैंड, वेदर इट विल हैपन इन चाइना, ताइवान एज वेल एट सम पॉइंट, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। इकोनॉमिक पावर हो, आप सॉफ्ट पावर हो, तो वो आपके लिए बड़ी स्ट्रेंथ है। लेकिन अब हम जमाना देख रहे हैं हार्ड पावर होनी चाहिए और वो पावर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जो पाकिस्तान है, क्या ये बात अब तय हो गई है कि नहीं जी पहली हार्ड पावर हो फिर देखेंगे क्या हो सकता है? बोथ पिलर्स आर इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप सस्टेन करने के लिए मिलिट्री पावर के लिए आपको टेक्नोलॉजी चाहिए लेटेस्ट। यू कांट हैव अनड्यू डिपेंडेंसीज, और वो डिपेंडेंसीज को सॉल्व करने के लिए आपको इकोनॉमिक स्ट्रेंथ की भी जरूरत है ताकि वो सस्टेन रहे। अदरवाइज वी आर ऑल्सो वनरेबल, क्योंकि उसको सस्टेन नहीं हो सकेगी वो मिलिट्री स्ट्रेंथ फॉर द नेक्स्ट 5, 10, 15 years. ऐसा लगता है कि एशिया से अमेरिका तक और मिडल ईस्ट से अफ्रीका तक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नाफिज हो चुका है और कुछ लोग इसे ट्रंप वर्ल्ड ऑर्डर भी कह रहे हैं। सदियों के बाद एक बार फिर माइट इज राइट का उसूल और कुव्वत की हुक्मरानी रिवाज पा रही है। बज़ाहिर अमेरिका ने वेनेजुएला के ऑयल, गैस और नेचुरल रिसोर्सेज पर कंट्रोल संभाल लिया है, बाज लोग कहते हैं कैप्चर कर लिया है। रशिया 4 साल से यूक्रेन से जंग कर रहा है, जबकि चाइना भी सोच जड़ पकड़ रही है कि जिस तरह वेनेजुएला की हुकूमत गिराने में अमेरिका ने इंटरवीन किया, बिल्कुल इसी तरह से ताइवान में रिजीम चेंज के लिए चाइना को पूरा हक हासिल है। बहुत ही गैर मामूली बात है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप 2025 में दुनिया में जंगें रुकवाने के बाद 2026 में अमेरिका मुखालिफ हुकूमतें गिराने की राह पर निकल पड़े हैं। सैटरडे 3 जनवरी 2026 की सुबह जैसे ही नया साल शुरू हुआ, उसके 48 घंटों में ड्रामाई अंदाज में उस सुबह अमरीकी अफवाज क्राकस में सदारती महल पहुंची और वेनेजुएला के सदर निकोलस माडुरो को उनकी अहलिया समेत गिरफ्तार कर लिया। कराकस में अमेरिकी फौज की खुसूसी यूनिट डेल्टा फोर्स ने मिलिट्री ऑपरेशन करके पहले एक मिलिट्री हेडक्वार्टर्स पर चंद मिसाइल दागे, जिसके खिलाफ वेनेजुएला से कोई जवाबी कार्रवाई नहीं हुई। वेनेजुएला के सदर को उनकी अहलिया समेत सदारती महल के अंदर अमेरिकी अरेस्ट में रखा गया, उनको अपनी तहवील में लिया गया। अब ये बात कंफर्म सामने आई है कि मौजूदा तारीख के इस गैर मामूली रिजीम चेंज में अमेरिकन CIA का सबसे अहम किरदार था। लगता है कि CIA ने सदारती महल में मिराफ्लोर्स के अंदर चप्पे चप्पे पर अपने जासूस दाखिल किए थे। सिक्योरिटी के रूटीन, लॉयल्टी चेन्स और दुरुस्त टाइमिंग का इंतखाब किया गया। After months of work by our intelligence teammates to find Maduro and understand how he moved, where he lived, where he traveled, what he ate, what he wore, what were his pets. In early December, our force was set pending a series of aligned events. Key was choosing
the right day to minimize the potential for civilian harm and maximize the element of surprise and minimize the harm to the indicted personnel so, as the president said, they could be brought to justice. ज्यादातर एनालिस्ट का ख्याल है कि ये कार्रवाई किसी कमांडो ऑपरेशन का नतीजा नहीं बल्कि एक पहले से स्ट्रक्चर्ड प्लान का हिस्सा था। इसमें कोई शक नहीं कि ये कार्रवाई CIA के अंदरूनी जासूसों के बगैर मुमकिन नहीं थी। ऑपरेशन के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी जनरल डीन केन ने मीडिया को बताया कि ऑपरेशन में अगरचे 150 फाइटर जेट शामिल हुए थे, लेकिन ये ऑपरेशन कई माह की प्लानिंग और इंटेलिजेंस का नतीजा था। This operation, known as Operation Absolute Resolve, was discreet, precise, and conducted during the darkest hours of January 2nd and was the culmination of months of planning and rehearsal. Our interagency work began months ago and built on decades of experience of integrating complex air, ground, space, and maritime operations. This particular mission required every component of our joint force, with soldiers, sailors, airmen, Marines, and Guardians working in unison with our intelligence agency partners and law enforcement teammates in an unprecedented operation. And we could not have done this mission without the incredible work by various intelligence agencies, including the CIA, NSA, and NGA. प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये सारी कार्रवाई बिल्कुल ऐसे देखी जैसे वो कोई टीवी शो देख रहे हो। चंद घंटों में प्रेसिडेंट निकोलस माडुरो को न्यूयॉर्क मुंतकिल किया गया और वेनेजुएला की नायब सदर ने आईनी तौर पर उबूरी हुकूमत संभाल ली और अब वेनेजुएला में सरकारी तौर पर उन्हीं की हुकूमत है। आज से गिरफ्तार सदर निकोलस माडुरो और उनकी अहलिया पर संगीन इल्जामात के केसेस की कार्रवाई शुरू हो गई है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट की गिरफ्तारी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वेनेजुएला का इंतजाम और तेल के रिजर्व्स अब अमेरिका संभाल चुका है। इस ऐलान ने दुनिया को हिला कर रख दिया। We're going to be running it with a group and we're going to make sure it's run properly. We're going to rebuild the oil infrastructure, which will cost billions of dollars. It'll be paid for by the oil companies directly. They will be reimbursed for what they're doing, but that's going to be paid. We're going to take back the oil that, frankly, we should have taken back a long time ago. A lot of money is coming out of the ground. We're going to get reimbursed for all of that. We're going to get reimbursed for everything that we spend. वेनेजुएला के पास 300 बिलियन बैरल से ज्यादा और दुनिया के सबसे बड़े साबितशुदा ऑयल रिजर्व्स है और इसके साथ ही नेचुरल गैस, गोल्ड और दीगर स्ट्रेटेजिक मिनरल्स की माइंस भी वेनेजुएला की सरजमीन में दफन हैं। 300 बिलियन बैरल से ज्यादा ऑयल रिजर्व किसी जंग के बगैर, गोला बारूद की बड़ी यलगार के बगैर, यूएन की किसी करारदाद या पाबंदी के बगैर, महज हथकड़ियों और कानूनी जुर्म के बाद अमेरिका के कब्जे में आ गए हैं। इस ऑपरेशन को ट्रंप हुकूमत अमेरिका में ड्रग्स फैलाने वाले मुलजिमान की गिरफ्तारी कह रही है, जबकि खुद अमेरिकी और वेस्टर्न मीडिया में इस ऑपरेशन को तेल की दौलत पर अमेरिकी अटैक करार दिया जा रहा है। टाइम मैगजीन कहता है कि अगरचे निकोलस माडुरो वेनेजुएला में गैर मकबूल थे, उनकी इकोनॉमी और डिफेंस बहुत कमजोर हो गई थी, लेकिन अमेरिका का एक हुकूमत को जबरदस्ती खत्म करने से साउथ और नॉर्थ अमेरिका में भी इंतशार पैदा हो सकता है। ये बात गैर मामूली है कि वेनेजुएला के सदर निकोलस माडुरो की गिरफ्तारी के अभी 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने वेनेजुएला की इंटरिम गवर्नमेंट समेत लैटिन अमेरिका के दूसरे मुल्कों को भी सख्त वार्निंग दी। ट्रंप ने वेनेजुएला के उबूरी सदर डेल्सी रोड्रिगेज को सख्त धमकी दी है और उनसे कहा है, जो वो खातून है, कि अगर वो सही नहीं चली तो उनका अंजाम माडुरो से भी बुरा होगा। All political and military figures in Venezuela should understand what happened to Maduro can happen to them, and it will happen to them if they aren't just fair, even to their people. The dictator and terrorist Maduro is finally gone, and Venezuela people are free. They're free again. इसके साथ ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने मैक्सिको, कोलंबिया, क्यूबा को एंटी अमेरिकन हुकूमतों को पैगाम दिया। अमेरिकी ऑपरेशन क्या उनको पसंद आया और इसके लिए वो एक तरह की वार्निंग थी जो इन हुकूमतों को दी गई। प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बार फिर एलानिया कहना शुरू कर दिया है कि अमेरिका को यूरोप में ग्रीनलैंड चाहिए। We need Greenland from a national security situation. It's so strategic. Right now, Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. We need Greenland from the standpoint of national security. And Denmark is not going to be able to do it, I can tell you. We need Greenland from the standpoint of national security. And the European Union needs us to have it. And they know that. वेनेजुएला में बज़ाहिर वाइसरॉय के तौर पर जिम्मेदारियां संभालने की जिम्मेदारी अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वजीर खारजा मार्को रूबियो को दी गई है और वो एक अहम और मुश्किल किरदार संभालेंगे। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक मार्को रूबियो को वेनेजुएला में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ एनर्जी रिसोर्सेज,
नए इलेक्शंस और सिक्योरिटी उमूर की जिम्मेदारी दी गई है। Are you saying that Secretary Hegseth and Rubio are going to be running Venezuela, and will you be sending in U.S. military They're going troops to be to a provide? team that's working with the people of Venezuela to make sure that we have Venezuela right. Because for us to just leave, who's going to take over? I mean, there is nobody to take over. You have a vice president who's been appointed by Maduro, and right now she's the vice president, and she's, I guess, the president. She was sworn in as president just a little while ago. She had a long conversation with Marco, and she said, we'll do whatever you need. I think she was quite gracious, but she really doesn't have a choice. We're going to have this done right. We're not going to just do this with Maduro, then leave like everybody else, leave and say, let it go to hell. If we just left, it has zero chance of ever coming back. We'll run it properly. We'll run it professionally. We'll have the greatest oil companies in the world go in and invest billions and billions of dollars and take out money, use that money in Venezuela, and the biggest beneficiary are going to be the people of Venezuela. वेनेजुएला का अलमिया ट्रेजेडी हमेशा उसकी दौलत रही है, इतनी दौलत कि जिसने उस मुल्क की खुद मुख्तारी को एक बोझ बना दिया। ब्लूमबर्ग का कहना है कि ट्रंप ने वेनेजुएला में इंटरवेंशन करके कम से कम $100 बिलियन का जुआ खेला है, जिससे आलमी सतह पर तेल की मार्केट और खित्ते में सियासी स्टेबिलिटी पर असरात मुरतब होंगे। अमेरिका और वेनेजुएला की हालिया कॉन्फ्लिक्ट का आगाज 2020 में निकोलस माडुरो पर अमरीकी अदालत में फर्द जुर्म आयद होने और 2024 में एक कॉन्ट्रोवर्शियल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और 2025 में वेनेजुएला की अपोजिशन रहनुमा को सदर तस्लीम करने से हुआ। बहरहाल आज की तल्ख हकीकत शायद यही है कि तारीख में कोई रियासत इतनी तेजी और इतनी खामोशी से अमेरिका के कब्जे में न आई हो। यह भी हकीकत है कि किसी मुल्क की किसी इंटेलिजेंस एजेंसी ने अपने इंटेलिजेंस ऑपरेशन से दूसरे मुल्क पर आनन फानन कब्जा शायद कभी ना किया हो इससे पहले, और इसके बावजूद पूरी दुनिया तमाशा देख रही है। यह आज की सबसे बड़ी तल्ख हकीकत है। ग्लोबल साइलेंस ने पूरी दुनिया को शशदर कर दिया है। जी हाँ, इस पूरे वाक़े ने सबसे चौंका देने वाला सिनेरियो अमरीकी एक्शन के साथ दुनिया का रिस्पांस भी है। रशिया ने वेनेजुएला की सिर्फ इस सॉवरेंटी का एहतराम का जिक्र किया है, जबकि चाइना ने इस वाक़े की कंडेमनेशन की है। वेनेजुएला की खुद मुख्तारी को संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया है। चाइना ने वेनेजुएला के सदर और उनकी अहलिया की रिहाई का भी मुतालबा किया है, मगर ये सब ज़बानी जुमले हैं। हम कभी ये यकीन नहीं रखते कि कोई भी मुल्क दुनिया की पुलिसमैन का किरदार अदा कर सकता है, और ना ही हम इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि कोई मुल्क खुद को बैनुल अक़वामी जज करार दे। तमाम ममालिक की खुद मुख्तारी और सलामती को बैनुल अक़वामी कानून के तहत मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। एक मीडिया टॉक में जब प्रेसिडेंट ट्रंप से इस वाक़े पर चीन के रिजर्वेशंस के मुतालिक सवाल किया गया, तो ट्रंप का कहना था कि सदर शी जिनपिंग से उनके बहुत अच्छे पर्सनल ताल्लुकात हैं, उन्हें तेल मिलता रहेगा। China, Russia, and Iran have interests in Venezuela. How does this operation affect your relationships with them when it comes to the oil and China drugs? and Russia, well, Russia when we get things straightened out, but in terms of other countries that want oil, we're in the oil business. We're going to sell it to them. We're not going to say we're not going to give it. In other words, we'll be selling oil probably in much larger doses because they couldn't produce very much because their infrastructure was so bad. So we'll be selling large amounts of oil to other countries, many of whom are using it now, but I would say many more will come. ये तो था चीन और रशिया का रिस्पांस और इस पर ट्रंप के जवाब। अब बात करते हैं ट्रंप के इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बाद यूरोपियन कंट्रीज ने बहुत ही मोहतात रवैया इख्तियार किया है। पूरे यूरोपियन कंट्रीज का response बहुत muted है. The European response has been pathetic, absolutely pathetic. Of course, every leader in Europe seems to cower to the U.S., to be terrified. The strongest statements were, we hope that this will return to stability soon, not any kind of shock of a brazen attack against the international order, against the UN Charter, against peace itself. ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर का कहना है कि तमाम मुल्कों को इंटरनेशनल लॉ की पासदारी करनी चाहिए। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने शदीद सदमे का इजहार किया है बेचारे, जबकि यूरोपियन यूनियन में सिर्फ फ्रांस ने अमरीकी ऑपरेशन के लिए कंडेमनेशन के चंद अल्फाज कहे हैं, उसको क्रिटिसाइज किया है। बेशक 3 जनवरी 2026 को पेश होने वाला वाकया सिर्फ वेनेजुएला के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक सबक है, खास तौर पे इसलिए कि पूरी दुनिया में कहीं भी इस वाकये पर सरकारी सतह पर कुछ खास नहीं हुआ है। ना जनरल असेंबली या सिक्योरिटी काउंसिल का कोई इमरजेंसी इजलास हुआ है, ना पाबंदी लगने की बात हुई है, ना ही कोई बड़ा डिप्लोमेटिक क्राइसिस पैदा हुआ है। ये खामोशी
खामोशी इस बात का ऐलान है कि दुनिया ट्रंप के न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में दाखिल हो चुकी है, जहां ना यूनाइटेड नेशंस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल ट्रीटीज कुछ काउंट नहीं करता है तो सिर्फ डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन। ये 21वीं सदी की इंटरवेंशन है जिसमें दुश्मन मुल्क पर ना एक फॉर्मल रियलगार होती है, ना फौजों की मौजूदगी है। और वेनेजुएला की मौजूदा सूरत हाल और दुनिया की खामोशी इस हकीकत का ऐलान है कि आज दुनिया ट्रंप के नए वर्ल्ड ऑर्डर पर चल पड़ी है। बहुत अहम मौजू है। इसके लिए बात करने के लिए हम लंदन जाएंगे और जहां हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सलमान अहमद, ग्लोबल हेड मैक्रो एंड स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशंस एट द फिडेलिटी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, आपने हमें ज्वाइन किया और ये लॉन्ग आपने कमेंट्री भी सुनी, थैंक यू वेरी मच इंडीड। लेकिन सर ये नया ट्रंप वर्ल्ड ऑर्डर है जो कि सामने आया है और अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि विद इन सेवरल आवर्स ऑफ दिस अनप्रेसिडेंटेड जो एक्शन अमेरिकन फोर्सेस का या अमेरिका का हुआ वेनेजुएला पे, पूरी दुनिया ने उसको एक तरह से एक्सेप्ट भी कर लिया है। देयर इज ऑलमोस्ट अ ग्लोबल almost a global silence on this. Assalamualaikum, Kamran Saab. I think आपकी initial remarks were quite detailed and I think you highlighted some very important points. So Monroe Doctrine, जो President Trump ने खुद भी इसके बारे में बात की, so Monroe Doctrine जो था, which is कि Western Hemisphere में US की dominance होनी चाहिए. This is obviously a latest iteration of that doctrine. Clearly जो response है वो आपने बिल्कुल सही read किया कि it's an acceptance है of this new world order जिसमें resource anchored affairs will start to come into shape. और इसके read through जो हैं वो रशिया यूक्रेन पे भी है, उस पे ताइवान की बात की आपने, बड़ी important. I think this is going to be a very important डायनामिक गोइंग फॉरवर्ड बिकॉज इसकी जो रूट है वो यूएस चाइना राइवलरी है। क्योंकि प्लीज़ रिमेंबर कि वेनेजुएला का जो ऑयल था, जो सैंक्शंस लगी हुई थी आपने मेंशन किया, वो मोस्टली अराउंड 1 मिलियन बैरल अ डे वो निकल रहा था, वो मोस्टली चाइना ही जा रहा था। सो जब चाइना ने रेयर अर्थ मेटल का कार्ड लेवरेज यूज़ की, तो आई थिंक दिस इज कैन ऑल्सो बी थॉट एज अ रिस्पॉन्स टू दैट कि भाई के वेस्टर्न हेमिस्फीयर में यूएस की अब कंप्लीट डोमिनेंस है एंड दिस बेसिकली गोज बैक टू द यूएस चाइना राइवलरी एंड दैट ब्रॉडली इज बीइंग एक्सेप्टेड बाय द वेरियस पावर्स एंड ब्लॉक्स कि अब मल्टीलैटरलिज्म इज डेड एज वी स्पीक। तो लेकिन डॉक्टर साहब डेफिनेटली चाइना एक बड़ा बायर था वेनेजुएलियन ऑयल का, लेकिन स्टिल जो चाइना की जो रिक्वायरमेंट है, जो उसकी ज़रूरत होती है, उसका ये इतना बड़ा हिस्सा नहीं है, एक है ज़रूर, मगर इट्स वेरी स्मॉल फ्रैक्शन। डेफिनेटली, बट कामन साहब सिग्नलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि भी कि अगर चाइना यूएस के ऊपर लेवरेज यूज़ करता है की कमोडिटीज़ की, जो कि इस्तेमाल हुई थी लास्ट ईयर, उसके बाद वी सॉ this rapprochement and truce come into play, then other countries जो provide करते हैं energy supply chains to China can also start to get under pressure. So this is a very big signal to everyone that we have to be careful about this rivalry which is at the center of this new world order, which is ultimately the China-US rivalry. और आपने बड़ा important point raise किया कि आपकी जो commodity wealth है, that can become a liability as well if you don't have the right security and if you get on the wrong side of one of these great powers. So I think it's a signaling mechanism as much as something directly जो आपने mention किया कि वो oil reserves को उन्होंने now they belong to US effectively. तो डॉक्टर साहब क्या, जैसे तो एक तो ये कि अच्छी बात ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कोई इसमें वो जो टिपिकल रेटरिक होती है ऐसे मौक़ों पे, प्रीवियसली हमने तारीख में देखी, अमेरिकन प्रेसिडेंट लिबर्टी की बात करते हैं, पीस की बात करते हैं, फ्रीडम की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स की, वो कुछ उन्होंने नहीं बात की। उन्होंने कहा ऑयल लेने के लिए हम गए हैं, हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ऑयल रिजर्व्स हैं, वी वांट टू रन इट, और हमारी कंपनीज हैं इनके साथ पहले ज़्यादती की है, ये जाएंगी, अब ये वहाँ पे जाके जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है वो करेंगी। और ये लिटरली वो ये बात कर रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स जो कि ऑब्वियसली वेनेजुएला के हैं, मोर देन सऊदी अरेबिया, और वो अब यूएस कंट्रोल है, यूएस उस पर अपने राइट्स एक्सरसाइज करेगा और उस पर
परहैप्स वेनेजुएला की सॉवरेंटी जो है वो अप्लाई नहीं होगी। ये अब दुनिया का सबसे बड़े ऑयल रिजर्व जो है वो बकौल प्रेसिडेंट ट्रंप के कि वो अब यूएस कंट्रोल करेगा। I think this comes up is this is the latest iteration of that. U.S. Has a long history of regime change. I think Jeffrey Sachs counted 100 regime change operations covertly, overtly since World War II or 100 plus. So this time around, जो आपने बात की वो बिल्कुल डायरेक्ट बात है कि why are they going core objective, and that is where the world order shifts come into play. कि sovereignty can be segmented. You can run the country as you want, but ultimately जो आपकी जो core wealth है वो we as a superpower we have the right or first claim to that. So this is a new world जिसमें 19th century colonization 2.0 with 21st century weapons and technology is being implemented. But I think this is the first one of the first examples of it. This is not the end. In fact, अब जो ये world order change हुआ है, because of the speed, because of the technology, this is going to happen much faster than the last time around colonization हुई थी. और hard power, major militaries and the spheres of influence जो dynamics हैं, they are going to happen much more quickly. So Greenland की आपने बात की, to my mind, Greenland is as good as gone. In fact, some analysts have been talking about a deal which has been being prepared in the background. Let's see how Europe will respond. But apart from words, जिस तरह आपने कहा, they can't do much. And then the Taiwan-China straight relationship and the read-through is going to be very critical for the countries in the region. Then you also have to think about Iran, क्योंकि ईरान पे भी there has been once again threats by the US administration ईरान के protest पे. So वो भी बड़ा important, that is a far more complicated situation. वहाँ Israel भी involved है, and kinetic actions are not going to be as easy as they were in the Western Hemisphere. So I think we are just at the first step of this Donroe Doctrine implementation, जिसमें things can go wrong, but also आपने mention किया, this was an incredibly successful operation. तो डॉक्टर साहब अगेन बैक टू वेनेजुएला, जिस तरीके से सैटरडे मॉर्निंग को ये हुआ, विद इन फ्यू आवर्स वी नो कि अब वेनेजुएला हैज़ लॉस्ट इट्स सॉवरेंटी और यूएस कंट्रोल वहाँ हो गया है, कैप्चर हो गया है, और ये कि फिर ट्रंप ने कोई कसर नहीं छोड़ी, उन्हें विल रन वेनेजुएला, वो सब कुछ है. बट देयर वाज नो रेजिस्टेंस व्हाटसोएवर. कोई मिलिट्री रेजिस्टेंस नहीं थी, कोई पॉपुलर रेजिस्टेंस नहीं थी, कोई किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं थी. तो वेनेजुएला को इतना सॉफ्टन कर दिया था ये अमेरिकन ऑपरेशंस ने, या अमेरिकन सीक्रेट ऑपरेशंस ने, या ओवरऑल जो ग्लोबल सिस्टम यूएस रन करता है. दैट्स व्हाई इट वाज सो स्मूथ एंड सो स्विफ्ट. आई थिंक ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दी है कि इतना सक्सेसफुल कैसे हुआ एंड स्मूथ एंड स्विफ्ट आपने जो बात की. आई थिंक दिस इज बेसिकली द सॉफ्टनिंग वर्क हैपेंड विद द सैंक्शंस सिंस 2017 आपने मेंशन किया, जिसकी वजह से इकोनॉमी उनकी इतनी अंडर प्रेशर थी, एंड देन द अनपॉपुलैरिटी ऑफ द regime because it was a socialist regime. It needed the constant flow of money to give back to the population. Not a very viable economic model. और वो controversial elections, divided population. We can see the diaspora of Venezuela is celebrating, even though they have been effectively being colonized in some shape or form. So I think it's a multi-process stage of a superpower power implementation, and in the end जो divisions हैं, जो lack of unity है, that has played out in the way we have seen कि इतनी swiftly ये decapitation हुई, and now we can see even though the existing regime is still in place, they are willing to talk and work with the US administration. तो डॉक्टर साहब ये अगेन एक बहुत बड़ी एग्जांपल सामने आई है कि जो पुराना वर्ल्ड ऑर्डर, या जो कि इससे पहले का जो वर्ल्ड ऑर्डर है, वो अब तकरीबन टोटली डिसमेंटल हो गया है. और सेकंड टर्म शुरू होने के साथ ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसको बिल्कुल दुनिया के सामने रखा, जब ये जो टैरिफ की ट्रीटीज़ जो थी वो ख़त्म की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की तमाम नॉर्म्स को डिस्टोर्ट कर दिया, WHO, फिर उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के हवाले से, और जितना भी इंटरनेशनल जो ग्लोबल ऑर्डर जो एग्जिस्ट कर रहा था
वो मोर और लेस उन्होंने बुरी तरह से फ्रैक्चर किया, जैसे कि वेनेजुएला को सॉफ्ट किया, पहले इंटरनेशनल ऑर्डर को सॉफ्ट किया, और अब इसके साथ ही अब वो तमाम चीज़ें अब हमें भूल जानी चाहिए ना जो प्री ट्रम्प जो है एग्जिस्ट कर रही थी विज़-आ-वी द ग्लोबल ऑर्डर के हाउ द वर्ल्ड विल परफॉर्म एंड कैसे उसका काम चलेगा। So, Ram साहब आपकी बिल्कुल बात सही है और this is what I call the return of the old titans. So दुनिया I think change नहीं हो रही, it is going back to the way it was. In fact, the post World War II system and post Berlin Wall fall was the abnormality. So I think for most of human history, world has been like this, where might has been right. Okay. And I think वो जो liberal dream थी, I think at least for now it is over. And इसके implications repercussions ये हैं कि non US nuclear powers भी land ले सकती हैं. So I would say the first hit to this international world order was the Russia-Ukraine war, then the Israel response to the Hamas attacks. उसमें इन दोनों में land is involved, and now we are seeing that in a very big way with the US. So non-US nuclear powers इस पे क्या रीड थ्रू लेंगी and if land can be taken and resources can be taken, that is the new world order. और इसमें economics becomes subjugated to these bigger forces, and in fact economics is basically becomes a tool, एक instrument बन जाता है to implement these world order shifts, and this is going to be a more conflict ridden world, a world of wars rather than world war. Where you get constant conflicts, but also a special position of non-US nuclear powers as well, क्योंकि nuclear power होने का बहुत बड़ा clear differentiation factor है in this world. तो सब इससे पहले ये बात भी काम थी, ख़ास तौर पे सोवियत यूनियन की डिसइंटीग्रेशन होने के बाद कि जी कि ये हार्ड पावर होना, मिलिट्री पावर होना, दिस इज़ नॉट द अल्टीमेट चॉइस वी शुड हैव. आप इकॉनमी अच्छी होनी चाहिए, वरना सोवियत यूनियन से बढ़ के किसकी मिलिट्री पावर थी या हार्ड पावर थी. और इकॉनमी आपकी ठीक हो, आप इकोनॉमिक पावर हो, आप सॉफ्ट पावर हो, तो वो आपके लिए बड़ी स्ट्रेंथ है. लेकिन अब हम ज़माना देख रहे हैं, एंड प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कि जी कि नहीं, अब तो ये बात है, पहले तो आपका इनविंसिबल डिफेंस होना चाहिए, आपके पास ऐसी पावर होनी चाहिए जो कि आप किसी भी इस किस्म के थ्रेट से निमट सकते हो, और हार्ड पावर होनी चाहिए, और वो पावर होनी चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल जो पाकिस्तान है जिसने अभी इंडिया के साथ ये साबित किया, या वो न्यूक्लियर पावर है, या वो सारी चीज़ें, तो एक आम पाकिस्तानी जो इन चीज़ों को समझता है उसके जहन में ये चीज़ तो आ रही है कि ये हम कम से कम सीरिया नहीं हैं, हम कम से कम वेनेजुएला नहीं है, हम नहीं हैं. गोया कि क्या ये बात अब तय हो गई है कि नहीं जी, पहली हार्ड पावर हो, पहले मिलिट्री पावर हो, पहले न्यूक्लियर पावर हो, फिर देखेंगे क्या हो सकता है, बाकी न्यूक्लियर फिर इकोनॉमिक कैन फॉलो. Kamal sir, पहली बात तो I agree with the assessment you shared. In fact, I would argue कि in fact हमें तो सीरिया, लिबिया और इनसे तो कंपेयर करना ही नहीं चाहिए. We are one of the only few nuclear powers in the world with also a very credible conventional military capability, which we have shown. I mean, ये कोई theoretical बात नहीं है. We have shown that in many ways over the last few months, and it has also resulted in tangible changes to our relationship with our different countries. So in fact, Pakistan को तो I would argue कि has to think about proactively in this world कि वही की जो military power और का foundation है, how can we sustain that? उसको consistently sustain के लिए economic strength की भी ज़रूरत है. So both pillars are important, क्योंकि आप sustain करने के लिए military power के लिए आपको technology चाहिए latest. You can't have undue dependencies. और वो डिपेंडेंसीज को सॉल्व करने के लिए आपको इकोनॉमिक स्ट्रेंथ की भी ज़रूरत है. बट देयर इज़ नो डाउट कि अब इकोनॉमिक इज़ नॉट द ओनली गेम इन टाउन. अदरवाइज यूरोप वुड बी डूइंग वेरी वेल, बट यूरोप डजंट हैव अ सीट एट द टेबल, एंड यूरोप डजंट हैव अ सीट एट द टेबल क्योंकि दे आर नॉट अ मिलिट्री पावर इवन कंपेयर टू चाइना और रशिया. As well. So I think this is where a complete mind shift is required. आपने जो mention किया, और as Pakistanis we also have to understand कि हमने अब ये strength जो है इसको पहले accept करें, क्योंकि जो polarization है या divisions है, it can weakens us as well. But that foundational strength has to be powered by economic strength, ताकि वो सस्टेन रहे. अदरवाइज वी आर ऑल्सो वनरेबल, क्योंकि उसको सस्टेन नहीं हो सकेगी वो मिलिट्री स्ट्रेंथ फॉर द नेक्स्ट 5, 10, 15 ईयर्स.
कैसे हुआ डॉक्टर साहब ये पिछले 1-2 साल के अंदर कि हार्ड पावर होना जो है वो इतना इम्पोर्टेंट हो गया? हार्ड पावर होना वो यानी कि तमाम कौमों के लिए लग रहा है कि ये पहली प्रायोरिटी हमारी ये होनी चाहिए थी। आपने यूरोप की एग्जांपल दी, वेरी इंपॉर्टेंट थी कि यूरोप जो है उसने अपनी जो सिक्योरिटी थी वो तो सबलेट की भी थी यूएस को, और अब चाहे वो जर्मनी हो चाहे वो दूसरे कंट्रीज़ हो, और वो अब बिल्कुल हेल्पलेस नज़र आते हैं। और अब जिस तरह से यूएस बिल्डोज कर रहा है, अभी वो ग्रीनलैंड की भी बात कर रहा है, तो यूरोप इस ह्यूज इकोनॉमी एंड कॉन्टिनेंट एंड ऑल साउंड्स हेल्पलेस। And this has been, I think, people have been warning Europe for a while about that. In fact, Russia-Ukraine what should have been a big wake-up call. जो कि it took President Trump coming into office again for Europe to try to pivot, but it is, they are many years behind what is happening. Yes, Germany अब पैसे लगा रहा है डिफेंस पे, as we know, हमने डिस्कशन भी की थी इस पे, but they are far behind everybody else. They are not in the core technologies like AI. AI is a dual use technology. Cloud में कर लें, जो critical technologies हैं, they are nowhere there. अगर आप अल्बर्ट हर्शमैन की नोड थ्योरी को मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पर, वो बेसिकली नोड थ्योरी ये है कि if you want to be a superpower, you need to control all the nodes of your supply and demand. So whether those are commodities, resources, minerals, जिसमें एनर्जी भी आ जाती है, एंड डिमांड कि भाई कि किसको आप सेल कर रहे हैं, क्या आपके ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं. इफ़ यू रिमेंबर हिस्ट्री के ट्रेड पे काफ़ी वॉर्स हो चुकी हुई हैं, कॉमर्स पे काफ़ी वॉर्स हो चुकी हुई हैं. सो वो जो इस वक्त जो नोड थ्योरी के जो टू डेफिनेशन पे जो दो सुपर पावर्स बनती हैं, वो चाइना और यूएस बनती हैं. सो यूरोप ने अपने नोड्स ही नहीं कंट्रोल किए, और नोड्स कंट्रोल करने के लिए मिलिट्री पावर होने का इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल. और अब it's going to happen in super fast speed क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी तेज है. It took hundreds of years for this kind of stuff to happen in the last phase of imperialism and colonization. This is going to happen in months. I mean, art wars तो हम हो चुकी है since we have been talking over the last few months. So, and this is, as I mentioned, one of the first big changes in a series of big changes which are yet to come. तो अच्छा, इसके साथ ही अब हम ये देख रहे हैं कि वैसे तो हम बात करते रहे कि कहीं वर्ल्ड वॉर ना हो जाए, कोई बड़ा क्लैश ना हो जाए इस किस्म के हालात में, ये प्रेसिडेंट ट्रम्प के बाद से. लेकिन देख हम ये रहे हैं कि देयर इज़ ए ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द बिग पावर्स, फॉर एग्जांपल यूएस एंड चाइना एंड ऑल्सो रशिया, कि आप अपने अपने स्फेयर्स, ऐसा लग रहा है कि जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि अपने अपने स्फेयर्स में आप ऑपरेट करें, एंड वी अंडरस्टैंड कि आपका यहाँ पे हक़ है. जैसे कि परहैप्स दुनिया ने कहा कि जी के रशिया ने तो साबित किया, चाइना ने कुछ जुमले कहे हैं कि जी अमेरिका हक़ है, वेस्टर्न हेमिस्फेयर पे उनको इन्फ्लुएंस चाहिए, तो उन्होंने किया, और वॉट एवर हालांकि द लास्ट फॉरेन डेलीगेशन Maduro met the Venezuelan president, वो चाइनीज़ डेलीगेशन, इतना हाई पावर्ड वो डेलीगेशन था. लेकिन बहरहाल वो अमेरिकन आए, उन्होंने कैप्चर कर लिया, और चाइना ठंडा बैठा है. वहाँ पे लोग ताइवान की बात कर रहे हैं, रशिया में लोग यूक्रेन की बात कर रहे हैं. तो ऐसा लग रहा है ये बिग पावर्स ने भी कुछ डिवीजन कर लिया है. Kamal sir, I think it's pretty clear कि अब आप देख सकते हैं कि रशिया यूक्रेन सेटलमेंट is moving in the direction of what Russia's demands, right, for months now. और I think read through of this to Russia is कि we are going to get a settlement जिसमें Russia will take over Ukraine land, so which is very similar to the Venezuela situation we speak. That took 2.5 years, almost fourth year. Sorry, we are almost in the fourth year of that. It took 2 days. So it also shows कि इनकी military and technology and intelligence differences around that. And then China का Taiwan, I think read through is an important one. अब question ये पैदा होता है कि क्या कोई deal होएगी more explicitly about these regions. So Russia Ukraine में तो हो रही है, तो whether it will happen in China Taiwan as well at some point, the US and China will sit down and say कि भाई this is your sphere of influence, I respect that, and let's control each other's nodes, or whether it will become much more confrontational
in the sense that US still wants to be the only supreme hegemonic power. So that is a question mark going forward. But इसमें मैं ईरान भी बीच में डालूंगा क्योंकि I think that's probably the more intermediate step. कि वो how is that dealt with Israel as the regional hegemon, which has become very clear as well. So multiplayer game for sure है, but still US with its technological might, intelligence might, and economic might is still at the center of this whole new chessboard. और यही साबित करने की कोशिश की, यही प्रूफ किया है ये जो सैटरडे के एक्शन था, यूएस एक्शन. और इस पर थोड़ा सा व्हाट्स योर टेक ऑन इकोनॉमी, जो इसके डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा. नया साल है, नया ज़माना है, इन्फ्लेशन दुनिया में कूल डाउन हो रही है, सेंट्रल बैंक्स जो इंटरेस्ट रेट्स कम कर रहे हैं, इकॉनमी जो है वो बहुत सीरियस इस वक्त प्रेशर में नहीं नज़र आ रही. लेकिन अब ये कैसे होगा? इतने बड़े दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिज़र्व ओवरनाइट जो है अमेरिका ने कहा है कि वो अब उसको रन करेगा, उसने उसको कैप्चर कर लिया है. और दूसरी जानिब ये एआई का ज़माना है जिसको कि अब देखना है कि 2026 में क्या होता है. बातें बहुत हो गई हैं, इन्वेस्टमेंट बेपनाह हो गई है, एंड लेट्स सी हाउ इट अनफोल्ड्स. तो ये जो ओवरऑल सिनेरियो है इकॉनमी का, बिज़नेस का, ट्रेड का, मार्केट्स का, और ये जो एक तरह का जो नया वर्ल्ड ऑर्डर अनफोल्ड हुआ है, ट्रम्प का वर्ल्ड ऑर्डर, ये कैसे मार्केट को और इकोनॉमी को कैसे हिट करने जा रहा है 2026 का? आई नो दिस इज़ योर टर्फ, आपको माशाल्लाह जितना आपको पता है कम लोगों को पता है. Thank you very much, Kamran साहब. So basically, as you said कि markets में तो US equity market especially में तो AI is the dominant theme. So आपने जिस तरह कहा कि there's been obviously capex trends are very strong. वो अब ROI, return on investment of that is a question mark and a discussion point. हम लोग believe करते हैं कि AI thesis is real. It's a very powerful technology. It will have use cases. It will result in productivity gains. But the short-term wobble risk तो है क्योंकि valuations are very super tight. Idiosyncratic risk भी है कि somebody comes up with a better chip. China is not far behind US in that tech race. Yeah, China comes up with a better software. So market wobble risks तो हैं. But overall, the AI thesis itself is very real, we think, and it is a powerful one. US economy is doing very well at the moment, led by the richest consumers, जो कि are enjoying the जो stock prices ऊपर गई and they are enjoying the wealth effect of that. But the lower income consumers are struggling big time in the US. So this is a very K-shaped economy. So if anything happens to the AI story, will also have an impact on macro of US. So we are expecting further rate cuts. We are expecting dollar depreciation. We think gold should be held in any portfolio. Central bank buying is relentless. This kind of world order shifts. आपकी जो trust mechanisms हैं वो break हो रहे हैं. Financial interdependence can be weaponized overnight. So we think that diversification is the only game in town. So you have to spread your bets. But the macro picture is strong, but also vulnerabilities are also there because of the K-shaped economy or AI की वजह से graduate recruitment has collapsed. So there is this bubbling. This is not probably a story for 26, but a bubbling social tension issue also being created क्योंकि जो नई Gen Z population है उनको ना jobs मिल रही हैं, ना उनके पास skill है, और ऊपर से AI उनको replace कर रही है. So अभी 26 में तो इतना strongly नहीं आएगा, but अगर ये 3-4 साल चलता रहा तो you are also looking at a very big social tension between the different generations. जहाँ पर नई जनरेशन के पास ना नई राइट स्किल है, ना राइट एजुकेशन है, और AI उनको रिप्लेस कर रही है. सो देयर आर मल्टीपल बिग क्वेश्चंस इन द मीडियम टर्म, बट सो फार इन 26 things are looking from a macro perspective stable, but AI is the game in town. तो बहरहाल एनीवेज हम एक बायपोलर इस सिस्टम के अंदर दाखिल हो रहे. एक तरफ यूएस और उसकी अपनी माइट और उसकी हार्ड पावर, उसकी फिर टेक्नोलॉजी पावर, फिर उसके आप ओवरऑल इकॉनमी में बेहतरी, इन्फ्लेशन नहीं है, फिर अब रेट्स भी कट हो रहे हैं. दूसरी जानिब चाइना, मैसिव टेक्नोलॉजी पावर, मैसिव हार्ड पावर, मैसिव दिस थिंग. तो ये एक सिचुएशन जो है, मगर अगेन जो इकोनॉमिक नॉर्म्स हैं वो मार्केटें चले, बाज़ार चलते रहे, इकॉनमी चलती रहे, इस पे तो कंसेंसस है इन बिग पावर्स का.
think all of them have an incentive कि economics doesn't get hit to a certain extent कि यहाँ पर recessions आ जाएं, क्योंकि recession आ गए तो unemployment goes up, puts social pressures on the incumbent governments. So there is this consensus, and we saw that with the US-China truce as well, कि they are not willing to put so much pain on each other कि आपके economic pressures become so overwhelming. So वहाँ पर तो कंसेंसस नजर आता है, एंड दैट गिव्स अस कंफर्ट. बट जहाँ पर रीवायरिंग हो रही है और डिपेंडेंसीज चेंज हो रही हैं, उसका तो इम्पैक्ट तो स्लोअर मूविंग है, ऑल्दो इवेंट्स आर ड्रामेटिक, बट द रीवायरिंग, रिलायबिलिटी ऑफ सप्लाई चेन्स, फ्रेंडशोरिंग, ये तो इन प्ले है. और द AI और टेक्नोलॉजी का जो US और चाइना की टेक्नोलॉजी जो इज नॉट कोऑपरेटिव टेक्नोलॉजी, इट्स अ कंपीटिंग टेक्नोलॉजी, ड्यूल सिस्टम बन रहा है. सो दोज आर द एंड पॉइंट्स ऑफ दैट. बट शॉर्ट टर्म जो कंफर्ट ये है कि दे आर नॉट विलिंग टू टेक सो मच पेन और गिव सो मच पेन कि आपकी इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाए और फिर सोशल एंड पॉलिटिकल आउटकम्स आए. बट द एंड रिजल्ट ऑफ फ्रेगमेंटेशन और कंप्लीट स्प्लिट I think is a base case for us. तो वेयर डज पाकिस्तान स्टैंड सर, जिस पे हम बात कर रहे हैं कि हम बार बार कह रहे हैं कि हार्ड पावर का ज़माना है. हार्ड पावर, आप स्ट्रॉन्ग हार्ड पावर नहीं है तो आप रेजिस्ट नहीं कर सकते, आप मुकाबला नहीं कर सकते. और ये पूरी सूरत हाल को अभी आप देख रहे हैं कि अगर आप हार्ड पावर नहीं है तो आप विथस्टैंड नहीं कर सकते प्रेशर्स को. ये पाकिस्तान के केस को आप कैसे देख रहे हैं 2025 एंड देन वी आर इन 2026 है. इस पूरे माहौल में पाकिस्तान के लिए क्या ख़ास तौर पे अपनी स्ट्रेंथ को और अपनी इकॉनमी को और अपनी इस वायबिलिटी को जो है वो बरकरार रखना कैसे मुमकिन है? So, Khamil sir, I'll take a step back and say कि Pakistan has a good problem to solve, potentially a good problem to solve, क्योंकि आपके पास जो core in this world, hard power world, old titans world, जो आपको core ingredient चाहिए वो आपके पास है, which is a military strength and multi-dimensional military strength. In this kind of world order, I would rather be in this reality where आपके पास underlying military strength है, compared to a reality जहाँ पर आपके पास सिर्फ पैसा है और कोई military strength नहीं है. So I think you are very exposed in this kind of world. कोई भी आ सकता है, as you mentioned, and take your wealth, right? Literally. So how do we basically use that core fundamental strength to basically both externally and internally manifest that? इसको sustain करने के लिए तो economic strength और prosperity की ज़रूरत है, क्योंकि economic strength and prosperity की वजह से आपको resource मिलेगा to maintain that edge at its core. Or of course you need the population to feel the benefits of economic prosperity to bring that unity and prosperity, prosperity-based unity back into the country. अब last year आपने हमने बात की stabilization की, clearly A+ grade on the stabilization, but where is the big reform pivot which will make sure that Pakistan grows at 6 or 7% on a sustainable basis? That is still missing. और उसमें I think hard power connectivity with the rest of the region and key players is going to be important. जहाँ पर आपका reliable supply chains, reliable capital angle have to be played. Pakistan is an externally exposed country, more so than we accept. Pakistan has always been a geopolitically active country, but that is missing. कि proper economic shift or capital inflow led and protected by this military power is still missing. And I think this is a trick we are missing as well. क्योंकि ये इतनी important है इस वक्त for countries who have capital but no military or very weak military, that Pakistan should play a role and to connect the two chains. क्योंकि military guarantees देना for nothing in return is not a very rational choice, and Pakistan can actually may pay for it अगर down the line आपकी military edge lose होनी शुरू हो जाए because of low economic growth. तो basically if I can read you right, आप कह रहे हैं कि the time is for us to be very smart with our hard power, जिसकी कि अब recognition पहले से कुछ ज़्यादा है. हमारे पास hard power है, मगर हमारी economic power जो है, muscle जो है, वो इतनी strong नहीं है जितनी हमारी military muscle है.
लेकिन हम उसको लेवरेज कर सकते हैं क्योंकि देर आर टन्स ऑफ कंट्रीज विथ ट्रिमेंडस इकोनॉमिक मसल एंड पावर बट नो हार्ड पावर और नो verifiable military strength. So we can still play that and we can make sense for us ourselves. Kamal साहब अब नहीं तो कब? I mean, what are we waiting for? And there are, the world is coming on the back of major economic prosperity in some countries and some regions around our geography, right? So South Asia, Middle East, they are incredible economic success stories, and we didn't participate in that in a big way. But the world now is turning towards our strengths. So we need to be more assertive. We need to increase our self-worth, what we bring to the table. We are not, military powers cannot be junior partners, I believe. एक mindset shift है. It will take time क्योंकि obviously हमारे जो leaders हैं और हमारी decision makers हैं, they have grown up in a globalization world. They have grown up where capital and economics dictates who sits at the table and where. But the world is changing very fast, and people who have military power can sit at the top of the table, and I think we should accept that. और क्या आप तैयारी करें कि अब जैसे कि ये वेनेजुएला का एक्सपीरियंस हो गया है, इट विल डेफिनेटली embolden अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिशमेंट कि जी कि हम वी कैन गेट अवे विद दैट एंड इट हैज़ बीन सो स्मूथ and so sleek and so comfortable. So it will definitely embolden them. So we must see ग्रीनलैंड वगैरह अब हो जाएगा. ट्रंप ने तो कोलंबिया को और दूसरों को, क्यूबा को भी बातें की हैं. और दूसरी तरफ जो है वो हम ये देख रहे हैं कि ये एक ख्याल है कि इस साल जो है यूक्रेन जो है वो सेटल होना है और साफ नज़र आ रहा है कि थक रहे हैं और डेफिनेटली वो सूरत हाल नज़र आ रही है. चाइना ने कहा है कि दे आर वेटिंग फॉर टाइम टू कम फॉर ताइवान एंड इट विल फॉल ऑन आवर लैप. वो बिल्कुल तो वो सारी सूरत हाल है. तो ये अब हम ये 2026 इस लिहाज से इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज पहले वीक के अंदर ही ये वेनेजुएला का जो है वो यूएस कैप्चर हुआ है. I think 26 is the first year of this new world order change. I think 25 was, the whole cards and deck of cards was being reshuffled. अब I think the clear parameters are appearing, which is basically आपने जब initial अपने remarks में कहा might is right. I think that's the underlying, एक sentence जो capture कर सकता है इसको. And और आपकी जो battlefield realities हैं, they can shape political and economic outcomes, resource-based affairs, and I think it's becoming much more clearer. Fragmentation is going to set in. We have done a lot of work on rethinking asset allocation in a fragmenting world. We have published multiple papers on that. जिसमें आपको you have to diversify, you have to think about geographies, you have to think about sectors from a long-term investing perspective. So these are, I think, 26 is going to be a very important year, or the first year I would call in this old Titan world. जिसमें the new rules of the game, new relatively speaking, I think old rules of the game is probably the right way to put it, are going to be fully on display. I think the question marks are कि अगर ईरान action होता है तो that is very complicated compared to what we saw in Venezuela. And then China, Taiwan, whether there's a deal between US and China or not, big question mark. I think Russia, Ukraine is probably much more clearer. The settlement would potentially happen in favor of Russia, and the land will be given to Russia because they are the superior military power there. So 26 is clearly very important as a bipolar. आपने word use किया, I think बहुत बड़ा important word है कि ये चीजें होती रहेंगी parallelly to what markets and macros are doing, but they are significantly very important. There will be big winners and losers out of this. Last time around ये colonization हुई थी ना, तो हमारा region got colonized. India got colonized when the last wave of big imperialism and colonization came through India and current day Pakistan. But this time around, there is a lot of military strength in that region. So hopefully we can defend ourselves against that. But I think being neutral is not an option. I think thinking about being a winner out of it is the key question. इसके साथ ही जब हम हार्ड पावर की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, तो इसमें हम ये भी देख रहे हैं कि अब जिस किस्म की अब हार्ड पावर चाहिए वो भी अब बिल्कुल चेंज हो गई है. वो बड़ी बड़ी इन्फेंट्रीज, आर्टिलरीज और वो जो स्टाइल होता था मेन
वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गई। और जो रिसेंट मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशंस हुई हैं उन्होंने, जैसे कि अभी हमने देखा ये वेनेजुएला में तो जंग ही नहीं हुई, उसके बावजूद मिलिट्री डिप्लॉय हुई, मगर ये कि उसमें कोई जंग नहीं हुई। उसके अलावा फिर हमने ईरान और इसराइल और यूएस में देखा, उसमें कोई आदमी सामने नहीं आया और सारा रिमोट एक्शन हो गया। टू अ ग्रेट डिग्री पाकिस्तान इंडिया के अंदर भी हुआ, और पाकिस्तान ने अपने ही स्पेस में से बहुत सारी जगहों से जो है वो इंडिया को डाउन कर दिया, इंडियन एयरफोर्स को बिल्कुल पैरालाइज कर दिया एक तरह से। 2 दिन के लिए आउट हो गई वो सीन से अनबिलीवेबल। और मगर ये वो वाली हार्ड पावर नहीं जो आपसे 5 साल पहले होती थी ना डॉक्टर साहब, वो भी तो हमने उसको भी अपने आप को फ्रेश रखना है। So, Kamal sir, technology is very important here. So, the warfare आप जो mention करें examples, these are precision warfares, right? Pinpoint precision warfares, जिसमें they completely change the rules of the game. This is, I think, the analogy is from Nokia to iPhone. This is the iPhone warfare, जिसमें precision, tracking, intelligence are far more important than number of boots on the ground. अब ईरान के पास 6 लाख की आर्मी है, as much as Pakistan, but they were completely out of action because of the technology. But technology is changing as well rapidly. I mean, the curve of technological changes is exponential. So, or there are 2 key innovators in the world right now of that technology, and those are China and US. So, and we were obviously lucky, and not only I would say lucky, but I think strategic thinking हमारी काफ़ी अच्छी रही है since partition. I would have to say we had a very strong alliance with China, but that requires nurturing, right? That requires hard decisions sometimes. So this is going to be important. How are you going to basically keep that edge on? क्योंकि 26 के beyond भी दुनिया है, or this world order change is not going to be, is going to be here to stay. It will be very difficult for any new presidency to reverse as well in the US. So economic strength, innovation, self-reliance, ये काफ़ी बड़ी dimensions हैं. Which have to also be thought through the military dimensions much more clearly and much more in an interconnected manner. तो नेक्स्ट मिलिट्री स्पेक्टिकल जो कि अभी हमें देखना है, जिस पे हमें नज़र रखनी है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है, वो इत्तेफाक की बात है कि वो फिर हमारे रीजन में होने वाला है। ईरान इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट बैटल ग्राउंड, और ये वाहिद कंट्री है जिसके लिए ट्रंप ने कहा कि जी वी आर लॉक्ड एंड लोडेड एंड वी आर रेडी टू गो इन टू सपोर्ट जो मास प्रोटेस्ट हो रहा है, अनरेस्ट हो रहा है। इज़राइल की तरफ से भी बात आ रही है कि वो भी तैयारी कर रहे हैं। और मगर दूसरी जानिब जो है, जैसे आपने फरमाया, 6 लाख ईरानी फ़ौज है और बड़ी कोहेसिव है, कम अज़ कम मिलिट्री उनकी जो है, ये सारी चीज़ है। दैट्स गोइंग टू बी नेक्स्ट बैटल ग्राउंड। और ईरान उस टर्म में प्रिसिशन के लिहाज से शायद उतनी बड़ी हार्ड पावर नहीं है, लेकिन बहरहाल दिस इज़ समथिंग टू लुक एट। This is something we are looking at from a market's perspective as well, because that can be very complicated compared to the Venezuela situation. I think आपने भी mention किया, there were several Reuters articles as well, going into detail कि how much of an inside job Venezuela potentially was. But Iran is a different case. उनकी technology and military strength भी different है, and how much penetration of the Western powers, when I say Western powers, US and Israel, is in Iran is also a big question mark. So that can be very complicated, and it will drag Pakistan into it as well. And I think we should war game this very, very closely and carefully. कि इसके क्या first order, second order effects हैं. And I think I think it should favor Pakistan, but we have to deal with the potentially direct consequences of that as well. So how that plays out, how clean that is, what happens to oil routes, because the Strait of Hormuz is a big choke point there. So that can be quite flashy compared to Venezuela, because the Venezuelan geography is very different. US का अपना backyard है, sanctions and intelligent penetration has been happening for years. But Iran is in the middle of, as you know, a tinderbox, and that is far more complicated, and it affects us, Pakistan, first order and second order. Thank you so much, sir. Thank you very much, Dr. Salman Ahmed, Global Head, Macro and Strategic Asset Allocation at the Fidelity, London से हमारे साथ थे।